गहरा समंदर में होते हैं, पानी में नहीं। पानी खरा होता है, समंदर नहीं। लोग बहुत तरह से सोचेंगे, लेकिन ये खुद को समझना है। टूट ही किया। बेकार है ये लफ्ज, दिल को कभी टूटने मत देना। लोग कहते हैं कि दिल टूटने से जिंदगी और मजबूत हो जाते हैं, फिर भी लाखों लोग जो है दिल तोड़ के बेकार बैठे हैं। खैर छोड़ो इन बात। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो 3 नंबर से लेकर आगे की क्वेश्चन को हल करने में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का प्रश्न है 3 नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसमें ये प्रश्नों को दिया गया है 15, 12 और 21, 17, 23 और 29, 8, 9 और 25। तो ये सभी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए इसको सभी को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका सभी। तो इधर में पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद 15 का निकालेंगे और इसके बाद 21 का। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6। तो ये सब अलग अलग हो गया, 3 के 3। अब 15 का करेंगे तो 3 5 15, 5 के 5। और 21 को करेंगे 3 7 21, 7 के 7। अब लिखना है इन सभी को गुणनखंड के रूप में लिखना है इसका सभी अलग अलग। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, बारह का अभाज्य गुणनखंड इधर से जो बाहर साइड से है इसको लिखेंगे। कितना है 2 गुना 2 गुना 3। और इधर से 15 का लिखेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5। और इधर लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 21 का है, देखो कितना है 3 गुना 7। तो अब जो है इसमें इन सब का एलसीएम लिखना है, HCF और LCM निकालना है। तो अभी जो है ये सिर्फ गुणनखंड के रूप में इसको निकाले हैं। अब इसका HCF पहले निकालेंगे, इसके बाद LCM निकालेंगे। तो HCF इसमें अभाज्य गुणन की वो कॉमन होता है, जिसमें सभी में कॉमन होता है, उसी को अभाज्य गुणनखंड का मतलब दिए गए संख्या का HCF होता है। तो देखो यहाँ पर 3 है, सभी में 3 कॉमन है, तो इस 3 जो है ये दिए गए संख्या का HCF होगा। दिए गए संख्या का मतलब क्या, 12, 15 और 21 का, 21 का ये HCF हुआ, HCF हुआ 3। अब इसमें से LCM यदि इसका निकालना चाहेंगे तो 12, 15 और 21 का यदि LCM लिखेंगे तो अभी जो इसमें से जो बचा है उन सभी को गुना करेंगे और साथ में इसको भी गुना करेंगे। तो यहाँ 2 को 2 है, ऊपर में 2 गुना 2। अब ये 3 तो कॉमन है, 3 दोनों के लिए है। इसके बाद यहाँ 5 बचा है, यहाँ 7 बचा है। अब इन सब को गुना करेंगे, जो होगा वही है हम लोग का LCM। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचास 60, 7 60 6 420, 420। ये हो गया इसका आंसर। इसमें जो भी इसको LCM निकालना है, HCF निकालना है, तो उसको कॉमन करना है, कुछ नहीं कॉमन करना है, जो सभी में मौजूद होगा उसी को लेंगे। ऐसा नहीं कि 3 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, वैसे नहीं। जैसे कि यहाँ पर 7 है, 7 है यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो उसको जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, जो सभी में होगा कॉमन उसी को ही लिखेंगे, और वही होगा
HCF। यदि इसमें और 2 गो आता तो इसको यहाँ पर गुना करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही आया है, इसीलिए इसका सिर्फ HCF जो है 3 होगा। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है यही है उसका अभाज्य गुणनखंड रूप, ये है, यह 2 गुना 2 गुना 3। अभाज्य मतलब जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे आप 2 जो है और विभाजित नहीं कर सकते इस 2 को भी और ये 3 को भी, तो ये है इसका अभाज्य गुणनखंड रूप 12 का। और ये 15 का जो है 3 और 5, 3 और 5 को और अभी तोड़ नहीं सकते हैं, और 7 और 3 को भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये 2 को हुआ, ये इसका आंसर हुआ। HCF के लिए हुआ 3 और LCM के लिए हुआ 420। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है 17, 23 और 29। तो इन सभी को भी हल करेंगे तो अलग अलग इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे पहले अलग अलग। 17 का बनाएंगे तो, और यहाँ बनाएंगे 23 का, और यहाँ बनाएंगे 29 का। तो ये जो है सभी एक से जाएगा, एक से ही जाएगा, और दूसरा संख्या से नहीं जाएगा। तो इन सभी में जो है इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, क्या है 1 गुना 17, और ये 23 का भी वैसे ही 23 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 23 है। और ये 29 का भी अभाज्य गुणनखंड वही होगा, 29 का अभाज्य गुणनखंड ये भी होगा 1 गुना 29। तो ये सभी में जो है कॉमन देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या होगा, HCF होगा 1 होगा। तो हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1। और इसका LCM जो होगा 17, 23 और 29 का LCM जो होगा इन सब को गुना करेंगे। एक तो कॉमन ही है, एक को ना लिखने पर भी चलेगा, लेकिन 17 गुना 23 गुना 29 ये सभी होगा इसका HCF। तो ये सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करते हैं, गुना करके देखो 10,439। तो इसका LCM कितना हुआ 10,439 और HCF हुआ 1। यही है इसका आंसर। तो इस तरह से सभी को अलग अलग करते जाना है और उसका गुना करके लिखना है। LCM को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करना है, और HCF जो है जो कॉमन है उसी को ही लिखना है। अब बचा है लास्ट वाला 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो इसको भी सभी अलग अलग करके इसका लसो निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और 25 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 9,
3 एके 3, 5 5 25, 5 एके 5। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड उसी प्रकार से ही लिखेंगे। पहले लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, और बराबर जो है लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, लास्ट में 1 है क्योंकि इसमें और कॉमन नहीं है। और 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड जो है 3 गुना 3 गुना 1 है। और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 25 का अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 1। तो इसमें देखो सिर्फ कॉमन 1 ही है और दूसरा कोई संख्या कॉमन नहीं। इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसीलिए ये कॉमन जो है 1 ही कॉमन है। तो इसका जो है HCF जो होगा H ही होगा, 1 ही होगा। तो 8, 9 और 25 का HCF जो होगा उसका 1 होगा। और इसका LCM जो होगा 8, 9 और 25 का LCM जो होगा, इसको सभी को गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये बहुत बड़ा संख्या बन गया, 2800। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये वाला है। तो इतना है इसका आंसर। तो 3 नंबर का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है 4 नंबर के लिए। ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन अभी। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है HCF दिया गया है, ये 306 और 657 का जो HCF होगा वो 9 है और इसका सिर्फ हमें LCM निकालना है। तो हम इस चैप्टर वास्तविक संख्या चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दिया था कि यदि कोई संख्या का यदि 2 संख्या का HCF दिया गया है तो उसका LCM कैसे निकाला जाता है, और यदि उसका LCM दिया गया है तो उसका HCF कैसे निकाला जाता है, वो भी मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बताए थे। तो फिर भी यदि याद नहीं है तो उसको फिर से याद करते हैं। मान लिया 2 संख्या x और y का LCM दिया गया है इतना। तो इसका जब HCF दिया गया है तो इसका LCM निकालने के लिए x गुना y होता है और नीचे में उसका HCF लिखा जाता है। तो इसी फॉर्मूला को अपनाते हुए अब हम इसको निकालेंगे, इसका LCM। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा लंबा हल नहीं होगा। नो दिया गया है, इसीलिए LCM 306 और 657 इक्वल टू क्या करेंगे, 306 गुना 657 बटा 9। अब इसको हल करेंगे। इसको यदि हल करेंगे तो कितना से करेगा, 9 या 27, 27 से 3 बचा
3 और 6 34, 9 4 34, तो इसको काट गया तो कितना मिला 34 गुना 657। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा, कितना है 22 33 8। बहुत बड़ा संख्या है। इतना शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा कुछ भी हल करना नहीं आता। नहीं तो इसको अलग अलग क्या करते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते या फिर इसको डायरेक्ट जो है एलसीएम करेंगे, तो ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ता। 306 और 657 को एक साथ लिखते, फिर इसका लसो करते, लसो करने के बाद फिर इससे जो इसको गुना करना पड़ता, लेकिन इससे जो है पूरा पूरी डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अभी जो है अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n और अंक 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी कि जो n के लिए है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये n एक प्राकृतिक संख्या है। n के प्राकृतिक संख्या n के लिए बोल रहा है कि 6n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त होगा। कहाँ, शून्य पर समाप्त होगा, समाप्त हो सकता है। तो यदि ये प्राकृतिक संख्या यदि शून्य पर समाप्त होगा तो वो हो सकता है या नहीं, ये बोल रहे जांच करना है हमें। तो इसको हल करके देखेंगे। और ये 6 नंबर है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए हैं, ब्रैकेट नहीं 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, ये सभी जो है ये भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जो विभाजित होगा, इसको व्याख्या करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अभाज्य है। यदि ये किसी भी तरह से भाज्य आ गया तो ये सही है। तो इसको भी हल करके देखेंगे। हालांकि ये परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है नहीं आएगा, ये दोनों 5 और 6 जो है ये पूछेगा भी नहीं, ऐसे वाला सवाल आता ही नहीं है परीक्षा में। एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 5 और 6 एक केवल समय बर्बाद करने के लिए दिया गया है और विद्यार्थी को उलझाने के लिए दिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 7 नंबर है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन जो है सभी को लिख लिए हैं। अब एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिटा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन एक बार देख लो आप लोग, कॉपी में किताब में लिख लो, कॉपी में। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर को हल कर रहे हैं अभी। तो ये पहले इसको समझना है, n जो है प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक है। प्राकृतिक कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्या यह संभव है कि ये 6n जो है 0 पर समाप्त हो सकता है? यह संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि ये 0 पर समाप्त होगा। और यदि ये होगा तो इसके बीच इसका गुणनखंड जब करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। ये किसी न किसी रूप पे ये गुणनखंड आएगा ही। यदि ये गुणनखंड नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड यदि नहीं आता है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि यह समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, मान लीजिए माना कि इसको n पर हम लोग 0 लेते हैं। 0 तो नहीं हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि यदि हम लोग देखेंगे कि n प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ पर तो n
शून्य तो नहीं होगा, प्राकृतिक तो 1 से शुरू होगा, फिर भी बोल रहा है तो 0 पर समाप्त होगा। जांचने के लिए बोल रहे हैं, जांच कीजिए। तो फिर भी यदि 0 पर समाप्त होगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को यदि 0 पर समाप्त हो रहा है तो ये 60 बन जाता है। और इसको यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखो इतना आएगा कि नहीं, 2 3 6 और 2 15 30 और 3 5 15। तो हम लोग का इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 का पावर 2, 2 ठो है 2 गुना 3 गुना 5। तो देखो इतना आएगा। तो ये संभव है ये 0 पर समाप्त होगा, लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से एक जांच, इससे डायरेक्ट ऐसे भी जांच कर सकते थे कि यदि इतना आता है, हम लोग इसको भी जांचेंगे, यदि इतना आता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, देखो 5 आया कि नहीं, यदि 5 आता है तो हम लोग मानेंगे कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पर समाप्त होना का मतलब क्या है, जो उस 5 से वो संख्या डिवाइड होता है जिसका अंत में इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहता है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होता है। तो इसीलिए 5 का होना जरूरी है, उसका अभाज्य गुणनखंड जो है 5 आएगा ही। तो इसको चलो जांच करते हैं। तो ये एक उदाहरण के तौर पर इसको एक क्या बोलेंगे, डेमो जांच दिखा दिया। और ये एक्चुअली है ही नहीं। तो इसको जब जांच करेंगे तो 6n को हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो n को जो है बाहर करेंगे। अब इस n को बाहर करेंगे। अब 6 को अभाज्य करेंगे, 6 को इसको गुणनखंड अभाज्य करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, तो 2 इंटू 3, और बाहर में n है। तो इसका मतलब 2 का पावर में भी n है और 3 का पावर में भी n है। जबकि हम लोग ने देखा यदि इसका 0 पर समाप्त होगा तो ये एक उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होना अवश्य है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। इसीलिए क्या है, इसीलिए यह प्राकृतिक संख्या हम n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, यही है इसका आंसर। पहले भी हमने आपको दिखा दिया और बाद में भी अभी देखो दिखा दिया। तो ये ऐसा होगा तब देखिए ये होगा। तो इस तरह से इसका जो है हल होता है। लेकिन ये आप लोग को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये वाला एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये एग्जाम पर नहीं है। ना कि ये 5 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आएगा और ना कि ये 6 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आएगा। सिर्फ ये उलझाने, विद्यार्थी को उलझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर को अभी देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसको जल्दी जल्दी जो है आप लोग नोट डाउन करते जाओ। जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो साथ में कॉपी और पेन को लेके बैठना है। ऐसे तो बहुत सारे टीचर आप लोग को मिलेंगे, बहुत सारे टीचर बहुत कई तरह से, कई प्रकार से आपको हल करके दिखा देंगे। तो चलिए 6 नंबर को देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना जो है भाज्य संख्या है। मतलब ये जो है भाज्य संख्या है, तो हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन कैसे है भाज्य संख्या, इसको दिखाना है। और हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या जो है सम होगा, यदि विषम हो गया वो अभाज्य हो गया। जैसे कि भाज्य संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 100 है, 200 है, कोई भी ऐसे बड़ा बड़ा और भी बहुत संख्या हो सकता है, यही नहीं बहुत सारे।
तो उसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिसका अंत में 2 4 6 8 रहता है, या फिर जिसको हम लोग पूरा पूरी डिवाइड कर सकते हैं। और अभाज्य क्या है, 3 हुआ, 5 हुआ, और ये सब यदि इकाई अंत में देखने को मिलेगा तो वो भी अभाज्य हो सकता है, लेकिन 5 देखेंगे तो वो 3 और 5 से विभाजित हो सकता है। तो जो अभाज्य है उसको हम लोग कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके हल करते हैं। तो लिखा है 7 × 11 × 13 + 13। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस को कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों 13 हैं, तो हम लोग लिखा 7 × 11, और बाहर में इसको दोनों को 13 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ गुना था 1 + 1, क्योंकि यहाँ 13 था, 13 से 1 बाहर आ गया, और यहाँ भी एक 13 था, इसको भी बाहर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 13 का 13 लिखा। अब इसको गुना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको लिख देंगे। तो क्या होगा, 11 × 7 = 77 हो गया, गुना है, और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो है इस 13 और गुना इसको लिखेंगे तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो अंदर वाला 14 और 14 15 154। तो अब अनुमान कीजिए, क्या ये अभाज्य संख्या हो सकता है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका परिणाम तो और ज़्यादा आएगा। तो इन्हीं तो देखने पर पता चलता है कि ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। ये है इसका आंसर। इसको पूरा पूरी गुना भी कर सकते हैं और यहीं तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। यही आंसर, क्योंकि यही तो दिखा दिया कि ये भाज्य हो रहा है। क्या हो रहा है, भाज्य हो रहा है। इसको गुना करेंगे तो क्या, भाज्य का मतलब क्या हुआ, इसको गुना करेंगे तो कितना मिल सकता है, देखो 52 65 और 52 60 70 और 13 20 इतना आ रहा है। तो ये क्या अभाज्य है। इसको यदि हम लोग लिखेंगे, ये क्या अभाज्य है, ये तो पूरा पूरी भाज्य संख्या है। तो इसीलिए इतनी लिख करके ही ये तो पता चल गया, क्योंकि 13 और इतना गुना हुआ, मतलब ये दोनों का ये जो भी गुणनफल आएगा वो जो है ये दोनों से डिवाइड होगा। यही दोनों क्या, और भी बहुत सारी संख्या आ सकते हैं जो इसको डिवाइड कर सकता है। इसीलिए हम लोग इसको यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये साबित करना है कि ये भाज्य संख्या है बोल के। यहाँ पर लिखा था भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसको देखते हैं 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ देखो कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन है तो हम बाहर 5 को बाहर कर दिया। 7 × 6 गुना, यहाँ से 5 एक बाहर गया, 1 × 3, और यहाँ से गुना 2 × 1 जोड़, यहाँ 5 बाहर हो गया 1। अब इसको गुना करेंगे, 5 तो 5 ही है, और 7 चौक 42 हो गया, गुना 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और इस 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। 6 3 दूनी 6 जोड़ 3 दूनी 6, 6 + 2 6 और 2 कितना हो गया, क्योंकि 3 दूनी 6, फिर यहाँ गुना चिन्ह है और 1 1 2। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं। तो ये 5 हो गया, और ये 2 25 × 2 इतना हो गया 252, 42 6 252 और 2। अब इसको फिर गुना करेंगे, 5 × 2 दूनी 4 10 दूनी 4 5। अब यहीं तक ही इसको छोड़ देंगे। यही है इसका आंसर। यही हम लोग को दर्शाना था कि ये क्या होगा इसका आंसर। तो ये भी हो गया। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतने तक ही लिख देना है, इतने तक लिख के छोड़ देना है, बाकी उधर रहने देना है। तो यही है इसका आंसर।
तो चलो इसको नोट डाउन कर लें, लेकिन इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस ना करने से भी चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आप लोग फोकस उसी पर देना है जो एग्जाम की दृष्टि से है। अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं 7 नंबर, वो एग्जाम की दृष्टि से पूरा पूरी है, और मेनली आप लोग जो है ऐसे वाला को कभी भी छूट नहीं देना है, उसी को पूरा पूरी सॉल्व करना है। और जितने भी इस चैप्टर में, इस पर्सन वाले इस एक्सरसाइज में जितना भी हम लोग ने हल किया है एक्सरसाइज में, 1 नंबर, 2 नंबर और 3, 4, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का आएगा 1 मार्क का, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। इतना याद रखना है, ये 4 नंबर। ठीक, तो ये हो गया। देखो, समंदर में होता है, पानी में नहीं। गहरा समंदर में होते हैं, पानी में नहीं। पानी खरा होता है, समंदर नहीं। लोग बहुत तरह से सोचेंगे, लेकिन ये खुद को समझना है। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न देखो, 7 नंबर जो हम लोग ने देखा क्या है। सुनिए और रवि, 2 आदमी है, एक मैदान है और उसमें एक वृत्ताकार पाथ है। कैसे पाथ है? वृत्ताकार पाथ। सोनिया जो है इसी मैदान को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगाता है। कितना? 18 मिनट। और रवि जो है इसी मैदान को पूरा करने में 12 मिनट लगाता है। तो आप लोग बताओ, इन दोनों में तेज कौन जाता होगा? आप लोग सोचेंगे कि ये ज्यादा तेज चलता है। अरे ये तो 18 मिनट ज्यादा समय लगा दिया, ये कैसे तेज चल सकता है? ये तो 12 मिनट लगा दिया, देखो ये जल्दी पहुंचा, तो ये तेज चलता है। ये रवि ज्यादा तेज चलता है। तो ये दोनों, जब इन दोनों का जब गति अलग अलग है, इन दोनों के चलने की तेज अलग अलग है, तो वे दोनों जो है एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। यहीं से जब चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो वे दोनों पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे बोल रहे हैं। हम लोग को वही फाइंड आउट करना है, वही निकलना है, क्योंकि ये दोनों इसी स्थान पर कब मिलेंगे। हाय हाय, अब तो वो दिल टूट ही गया। बेकार है ये लफ्ज, दिल को कभी टूटने मत देना। लोग कहते हैं कि दिल टूटने से जिंदगी और मजबूत हो जाते हैं, फिर भी लाखों लोग जो है दिल तोड़ के बेकार बैठे हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बहुत ही इसको हल करने के बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल तरीका है। अगर ये तो तेज चलता है, माना कि ये यहीं पहुंच गया, और ये सोनिया जो है यहीं पहुंचा और रवि यहाँ पहुंचा, तो ये क्या, इसको संतुलन, एक को संतुलन देना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों को मिलेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको लॉसो कर देना है। 12 और 18 को लॉसो कर देंगे, तो उसका जो परिणाम होगा उसी होगा आंसर। तो क्या करेंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 2 तिया 6 9, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 1 1। अब इसको क्या गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना मिला? 36। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसको आंसर तो ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, अतः वे दोनों पुनः उसी स्थान पर
उसी स्थान पर 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये रहा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो और अगले के लिए थोड़ा इंतज़ार करो। और अभी तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। इतने के लिए धन्यवाद।